जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आपका भाई, आपका दोस्त आपके लिए समास बिंदु का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस लेकर आया है और जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न रखा है। और याद रखिएगा, सबका विस्तार से हम वर्णन करते चलेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। और सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर ने इसमें बहुत सारे चीज़ों को एक्स्ट्रा रख के लिखा है, यानी एक्स्ट्रा लिख कर रखा है। प्रिय साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, लेकिन वीडियो में क्लियरिटी ना होने के कारण उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था। अब सारे प्रश्न को मैं फिर लिखता तो दोबारा टाइम लगता, तो मैं इसी में आपको बताने वाला हूं। और परेशान मत होना, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो ये पढ़ के ज़रूर जाइएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। आइए, काफ़ी कठिन प्रैक्टिस मैंने बनाया है और आप देखेंगे। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द्विगु समास की पहचान कीजिए। हालांकि द्विगु समास आप जानते हो, जिसका पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची होता है और इसमें संख्याओं का संहार यानी विनाश किया जा सकता है। आपके एग्जाम में आए ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें संख्याओं का संहार यानी विनाश किया जा सकता है, तो वो द्विगु समास होता है दोस्तों, इतना याद रखना। और इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और पूछे इसका कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों, ये द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा, आपको पता है। आइए, कह रहा है द्विगु समास की पहचान कीजिए। कह रहा हरिहर, देवासुर, शीतोष, कृष्णार्जुन, उपयुक्त सभी, कोई नहीं। यहाँ 5 ऑप्शन मैंने रखा है। प्रिय साथियों, अब द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, लेकिन किसी में संख्यावाची आप देख रहे होंगे नहीं दिख रहा है। यहाँ उपयुक्त सभी भी है, यहाँ कोई नहीं। तो हम किस ऑप्शन की तरफ चलेंगे दोस्तों, कोई नहीं। अब ये भी बता रहे हैं हरिहर किस समास का उदाहरण है। प्रिय साथियों, देखिएगा, मजा आएगा, परेशान मत होना। जैसे हम बात करें, यहाँ लिख के आपको बता रहे हैं, परेशान मत होइएगा प्रिय साथियों। जैसे मैंने कहा, ये हरिहर दिया है, हरिहर दिया है, तो अब यहाँ देखेंगे बीच में हाइफन चिन्ह नहीं होगा। हरि का मतलब क्या होता है दोस्तों, हरि हर, हरि का मतलब क्या होता है दोस्तों, विष्णु, विष्णु, और हर का मतलब होता है महादेव, महादेव, कहते हैं हर हर महादेव। तो दोस्तों, हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब महादेव। ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं जिसमें हाइफन चिन्ह नहीं लगा हुआ है और देखेंगे एक में ही मिला के लिखा गया है। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। तो देवासुर, देवासुर क्या होता दोस्तों, देव और असुर यानी देवता और राक्षस एक दूसरे के विलोम होते, 36 का आंकड़ा चलता है, ये भी द्वंद्व समास है। शीतोष्ण, शीतोष्ण कहते हैं शीत और उष्ण, शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे कृष्णार्जुन दोस्तों, कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन होता है। प्रिय साथियों, बहुत भली भांति समझना, कृष्ण और अर्जुन होता है। तो यहाँ भी देखिए, ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है ना। ऐसे दे देता है दोस्तों, तमाम एग्जाम में प्रश्न आएंगे आपके, है ना। यहाँ देखिएगा, ऐसे देगा लाभा लाभ, लाभा लाभ दे देगा दोस्तों। तो इसका क्या होता है, लाभ अलाभ होगा, संधि विच्छेद करोगे तो ऐसे हो जाएगा, लाभ अलाभ हो जाएगा प्रिय साथियों। और लाभ का मतलब प्रॉफिट, अलाभ का मतलब हानि, यानी लाभ हानि, लाभ हानि दोस्तों, याद रखना ये क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे, याद रखना। ऐसे आता है प्रिय साथियों, धर्माधर्म, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये द्वंद्व समास है। धर्माधर्म के क्या होता है दोस्तों, धर्म अधर्म होता है, क्या होता है, धर्म अधर्म होता है दोस्तों, याद रखना, ये द्वंद्व समास के हैं। ऐसे देता है एक में मिला के सीता राम, सीता, सीता राम, सीता और राम दोस्तों। ऐसे देता है प्रिय साथियों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे देता है लव कुश, यानी लव और कुश दोस्तों, याद रखना, ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं जिसमें हाइफन चिन्ह यानी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। और दिया है द्विगु समास की पहचान कीजिए, यानी इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय साथियों, मैंने कल वीडियो बनाया था तो यहाँ समझा समझा के लिखा था, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ऐसे तमाम शब्द आते हैं, सुरासुर, सुर का मतलब ईश्वर, असुर का मतलब राक्षस। आइए दूसरे नंबर पर फटाफट चलते हैं। कह रहा अव्ययीभाव समास की पहचान कीजिए। अव्ययीभाव समास याद रखना, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है दोस्तों, जिसका पूर्व पद अव्यय होता है वही उपसर्ग होता है और वही प्रधान होता है।
तो याद रखना अव्ययीभाव समास के दो उपभेद होते हैं, एक अव्यय पद पूर्व, एक नाम पद पूर्व। तो प्रिय साथियों हम बता देना चाहते हैं, इसको भी जरा देखो, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, आप एग्जाम में गलत करके चले आओगे दोस्तों। जो अव्ययीभाव समास होता है जिसका अव्यय पद पूर्व होता है, उसमें याद रखना एक होता है नाम पद पूर्व, उसमें संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होगी, जैसे देगा बात बात, बातों बात को बात बात, जैसे देगा हाथों हाथ को हाथ हाथ, जैसे देगा द्वारों द्वार को द्वार द्वार, जैसे देगा शहरों शहर को शहर शहर, जैसे देगा कानों कान को कान कान देगा दोस्तों। तो जरा देखो दोनों संज्ञा शब्द सेम हो रहे हैं, यहाँ दोनों का सेम दोहरान हो रहा है, तो याद रखना वो अव्ययीभाव समास होंगे। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूजन में फंस गए होंगे कि भगवान यहाँ तो लाल लाल भी दिया है, जरा ध्यान से सुनो, यहाँ क्या दिया है जरा देखेंगे, लाल लाल भी दिया है प्रिय साथियों, है ना, लाल लाल भी दिया है, और एक एक दिया लाठा लाठी टेढ़ा मेढ़ा। तो एक एक यहाँ जो है ना दोस्तों, यही अव्ययीभाव समास है। क्यों है जरा आइए देखते हैं, अब आपको समझना है। तो एक एक जो है ना ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, लेकिन लाल लाल भी संज्ञा शब्द का दोहरान हो रहा है। तो अब जरा देखो लाल लाल, लेकिन जहाँ रंग से संबंधित अगर संज्ञा शब्दों का जहाँ रिवीजन होगा, रिपीट होगी, उसकी आवृत्ति होगी, तो याद रखना वो कर्मधारय समास होते हैं। चाहे ऐसे आ जाए लाल लाल, बहुत ध्यान सुना, चाहे लाल लाल, चाहे हरा हरा, चाहे सफ़ेद सफ़ेद, चाहे नीला नीला। दोस्तों अगर रंग से संबंधित किसी संज्ञा शब्द की आवृत्ति कहीं होती है तो याद रखिएगा वो कर्मधारय समास होता है। लाठा लाठी दोस्तों ये बहुव्रीहि समास है, जहाँ घात प्रतिघात का भाव प्रकट होता है। अब लाठा लाठी घात प्रतिघात का मतलब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ऐसे लिखा लाठा लाठी लिखा, ऐसे लिखा धक्का धक्की लिखा, धक्का धक्की लिखा दोस्तों, धक्का धक्की लिखा, ऐसे मुक्का मुक्की लिखा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुना, मुक्का मुक्की लिखा मैंने। तो ऐसे देखो ऐसे लिखा है, उसमें बाता बाती, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो लोग बताते चले जाते हैं, आप गलत करके चले आओगे एग्जाम में। बाता बाती, तो लाठा लाठी, देखो इसमें दोनों जो सामासिक पद है ना, पहला वाला वर्ण इसमें और दूसरे वाले पद में पहला वाला वर्ण इसमें सेम हो रहा है। और इसमें देखो पहले वाले समासिक पद में अंतिम वर्ण ठा, यहाँ भी ठा है, लेकिन इसमें ई की मात्रा लगी है, यानी ई प्रत्यय लगा है। यहाँ देखो धा, यहाँ धा, आधा का तो आधा का, की तो की, यानी का यहाँ तो यहाँ की। देखो लास्ट वाले पद में सेम आएगा, बड़ी बड़ी बड़ी, और बाकी सेम होगा, मुक्का मुक्की, बाता बाती, ऐसे। लेकिन यही याद रखिएगा, ये जहाँ घात प्रतिघात का भाव प्रकट कराते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। देखो टेढ़ा मेढ़ा दिया दोस्तों, जहाँ आकार से संबंधित अगर किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए तो ये भी कर्मधारय समास होता है, यानी ये अव्ययीभाव समास है। और जो मैंने बताया कि कानों कान, हाथों हाथ, बातों बात, द्वारों द्वार, शहरों शहर, नगरों नगर, ये भी हमारे अव्ययीभाव के ही समास के उदाहरण होते हैं। लेकिन द्वंद्व समास के उदाहरण क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के सार्थक होंगे। जैसे माता पिता दोनों पद अलग अलग, भाई बहन दोनों पद अलग अलग, याद रखना सूर्य चंद्रमा दोनों पद अलग अलग, इतना याद रखना आपको दोस्तों, है ना। तो वो द्वंद्व समास होते हैं। आइए जरा देखते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं। प्रिय साथियों, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ प्रिय साथियों, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और समास के अगर प्रकार, समास के यदि प्रकार या भेद पूछे तो 6 होते हैं। फिर सुनो, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। और समास के प्रकार या भेद पूछे तो 6, और समास के कुल उपभेद पूछे तो 14 होते हैं। उपभेद पूछे तो कितने होते हैं? 14 होते हैं दोस्तों। आइए फटाफट आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, कह रहा है जब किसी सामासिक पद में दोनों पद विशेष और विशेषण होता था, विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त किए गए हों, तो वहाँ कौन सा समास होता है? प्रिय साथियों, याद रखना, आप पढ़े होंगे बहुत भली भांति कि जिस समास में विशेष और विशेषण, जिस समास में विशेष से और क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, तथा उपमेय और उपमान होते हैं,
उपमेय और उपमान होते हैं दोस्तों, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी अंतिम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तीनों का मतलब एक होता है। याद रखना, आपसे पूछे कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखना हमेशा और हमेशा दोस्तों, इसका उत्तर पद, चाहे अंतिम पद कहो चाहे दूसरा पद कहो, बात एक ही है। इतना याद रखना है ना। तो दोस्तों ये था। आइए अब आगे चलते हैं फिर साथियों अगले नंबर पर। जी हाँ, 5वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं प्रिय साथियों। जरा देखिए यहाँ अब क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है प्रिय साथियों, बहुत भली भांति देखिएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है नवयुवक दिया है। हालांकि मैंने कल वीडियो बनाया था तो एक्सप्लेनेशन करके बताया था, इसलिए आप देख रहे होंगे कहीं कहीं टिक लग गया है सब पे, तो परेशान मत होना, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा? नवयुवक, नवग्रह, नवरात्र, नवरत्न। अब मैंने ऐसा ऑप्शन दिया है ना जो देखने में सभी के सभी लगेंगे दोस्तों, जानते हो कैसे? जैसे द्विगु समास। लेकिन अब द्विगु समास का पूर्व पद तो संख्यावाची होता है, इसमें भी है। लेकिन जरा देखो यहाँ आप एक चीज़ पहले जानो, जितने भी हमारे संज्ञा और सर्वनाम होते हैं दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और इसी विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे प्रिय साथियों विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। इतना याद रखना। अच्छा, तो आइए, ये नवरात्रियों का समूह बता रहा है, नव ग्रहों का समूह बता रहा है, नव रत्नों का समूह बता रहा है, नव युवक बता रहा है। युवक यानी ये संज्ञा शब्द है, विशेष है। ये युवक की विशेषता बता रहा है, कैसा आदमी है। नव यानी यंग आदमी है, जवान आदमी है दोस्तों, याद रखना। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे दिया है सुपुरुष में कौन सा समास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, सब बताएंगे आपको, परेशान मत होना। कह रहा है सुपुरुष में कौन सा समास होगा। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, पहली बात तो आपको समझा देते हैं, फिर आप गलत नहीं करेंगे दोबारा। आइए, जैसे हम बता रहे हैं कैसे आपको समझना है, जैसे बहुत भली भांति समझो प्रिय साथियों, इस बिंदु को समझो। जैसे सुपुरुष आ जाए, सुपुरुष आ जाए, ऐसे सपूत आ जाए, ऐसे कपूत आ जाए, ऐसे कापुरुष आ जाए, ऐसे कुमाता आ जाए दोस्तों, ऐसे मैंने रख दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से सुनो। जहां अगर संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता बताने लगे ना, विशेषता बताने लगे ना, आप सर्च करिएगा कहीं भी विशेषता बताने लगे, तो वो भी कर्मधारय समास होता है। जैसे पुरुष, सु का मतलब अच्छा, कैसा पुरुष? अच्छा पुरुष। कैसा पुत्र? अच्छा पुत्र। कैसा पुत्र? बुरा पुत्र। कैसा पुरुष? कायर पुरुष। का मतलब कायर। कैसी माता? बुरी माता। अगर लेकिन यही सा अगर साथ या सहित का अर्थ देगा तो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे मैंने दिया सभ्राता, सभ्राता। अब यहाँ सभ्राता जो दे रहा है ना, इसका मतलब जहाँ भाई साथ में हो, जैसे राम और लक्ष्मण, याद रखना। जैसे दे सपरिवार, सपरिवार दे तो जहाँ परिवार साथ में हो, इसका हाँ अर्थ ये निकल रहा है। सा का मतलब यहाँ याद रखिएगा साथ या सहित अर्थ दे रहा है। जैसे दे दे संदेह, जैसे दे दे संदेह, देह के साथ है जो, उसी को संदेह। बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है अब जो बता रहे हैं, समझो। ऐसे दे देगा दोस्तों सचेत, सचेत तो चेत के साथ है जो, अलर्ट जिसे कहते हैं, यानी चेतना के साथ है जो, सचेत उसे कहा जाता है। चेतना के साथ है जो, वही सचेत कहलाता है। इसी के साथ जैसे देगा सपत्नीक, सपत्नीक देगा दोस्तों, पत्नी जहाँ साथ में हो। ऐसे दे देगा दोस्तों, आता है तमाम प्रश्न, जी हाँ, सभ्राता, संदेश, सपरिवार, सपत्नीक, सचेत, ऐसे दोस्तों आते हैं तमाम प्रश्न, तो गलत मत करना आप, है ना। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं, जबकि सुपुरुष कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। इतना याद रखिएगा। बात समझ में आई दोस्तों? आइए देखते हैं प्रिय साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है जलज शब्द किस समास का उदाहरण है।
तो जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात जलज जो कमल का पर्यायवाची होता है और बहुव्रीहि समास है। और इसका संधि विच्छेद करोगे प्रिय साथियों, बहुत ध्यान सुनिएगा, जल प्लस क्या होगा जय, जल में जन्म लेने वाला जलज अर्थात कमल, कमल दोस्तों याद रखिएगा कमल का पर्यायवाची है। समास पूछे दोस्तों तो बहुव्रीहि समास आपको लगा के आना है। बात समझ गए क्या? जी हाँ, आइए अब जरा देखते हैं, कह रहा है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? संदेह, सभ्राता, सपरिवार, सपत्नी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना इसमें उपयुक्त सभी होंगे, मैंने अभी बताया आपको, तो उपयुक्त सभी होंगे। अब जरा देखो मैंने लिखा है क्या, जहाँ स और स उपसर्ग आ जाए दोस्तों। अभी याद रखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया है जो हर कहीं आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुद जान जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्तों। तो जहाँ स और स उपसर्ग आ जाए लेकिन जो साथ या सहित का अर्थ देते हैं हमेशा और हमेशा वही बहुव्रीहि समास होगा। जैसे संदेह देह के साथ है जो, सभ्राता बड़े भाई के साथ जो छोटा भाई हो, जहाँ सपत्नी जहाँ पत्नी साथ में हो, और सपरिवार जहाँ परिवार साथ में हो। ऐसे आता है सचेत चेतना के साथ जो है वो भी होता है बहुव्रीहि समास दोस्तों। आइए अगले नंबर पर देखते हैं, कह रहा मेघाच्छादित, मेघाच्छादित में कौन सा समास होगा? तो मेघाच्छादित शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? याद रखिएगा मेघों से ढका हुआ, मेघों से ढका हुआ, याद रखिएगा ये तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष का कौन सा होगा? करण तत्पुरुष होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। करण तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है? अब देखिएगा करण तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है प्रिय साथियों, आइए हम बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु बताने हैं। तो एक चीज़ याद रखना प्रिय साथियों, आप कोई भी होगा स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा और ऑटोमेटिक आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे यदि नए होंगे। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने बताया तत्पुरुष समास का याद रखिएगा, अगर पूछे कौन सा पद प्रधान होता है तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा, यानी कौन सा दोस्तों? अंतिम पद प्रधान होता है और इसी को क्या कहा जाता है? उत्तर पद। आपसे पूछेगा किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो याद करिएगा चाहे उत्तर कहे, चाहे अंतिम कहे, चाहे दूसरा कहे, वो तत्पुरुष समास का होता है। और तत्पुरुष समास से दो समास की उत्पत्ति होती है, एक दोस्तों द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। चाहे द्विगु हो चाहे कर्मधारय हो, इन दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? तत्पुरुष समास से। तो दोस्तों जब इनसे दोनों की उत्पत्ति होती है तो इन दोनों का भी, कर्मधारय और द्विगु का भी दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा, यानी अंतिम पद प्रधान होगा, यानी उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा दोस्तों। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी, यदि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, पढ़ते होंगे सभी लोग, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 6 उपभेद। अब कर्ता और संबोधन लास्ट वाले को छोड़कर, जैसे कर्म तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह को करण की से के द्वारा, संप्रदान की के लिए, अपादान की से। याद रखना प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके आप समास देखेंगे, बहुत अच्छे से मैंने बताया है एक्सप्लेनेशन करके, नए पैटर्न पर आधारित। तो तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद होंगे, कोई भी हो उसका भी दूसरा पद यानी अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा दोस्तों, याद रखना। तो अब क्या दिक्कत है इसमें, यानी करण तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। ये यूपीएसआई में आया था। अब कहीं भी आए, कोई भी पूछे तो आपको जवाब देना है ना प्रिय साथियों। आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। यहाँ से तो प्रश्न आने आपके एग्जाम में तय हैं जो बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखे हैं यहाँ, है ना। सबसे पहले ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, फिर आप समझ जाओगे दोस्तों, आप समझदार खुद ही हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण मैंने लिखा। बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है। अगर कोई पूछे, अन्य का मतलब होता है तीसरा, क्योंकि समास में 2 पद होते हैं, इसमें दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद गौण होते हैं। गौण का मतलब जिसका महत्व कम होता है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो बहुव्रीहि समास होता है, इसमें
याद रखिएगा समास विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों है जिसका, है जिसकी, है जिसके, है जिसका, है जिसकी, है जिसके। याद रखना समास विग्रह करते समय है जिसका, है जिसकी, है जिसके का प्रयोग किया जाता है। और ये भी बता देना चाहता हूँ बहुव्रीहि समास में योग रूढ़ शब्द का प्रयोग होता है। समस्त योग रूढ़ वाले शब्द जो होते हैं दोस्तों, समस्त योग रूढ़ वाले जो शब्द होते हैं ना, याद रखना प्रिय साथियों, वो हमारे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। याद रखना, कहीं भी कोई पूछे तो गलत मत करना। आइए, जैसे मैंने लिखा यहाँ बहुव्रीहि समास में समस्त देवी देवताओं के नाम ही बहुव्रीहि होते हैं। जैसे शूलपाणि यानी शंकर जी को, बीणापाणि सरस्वती जी को, शूलपाणि, बीणापाणि, चक्रपाणि विष्णु जी के, चंद्रचूर्ण, चंद्रमौलि, चंद्रशेखर, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, विषधर। ये दोस्तों ये किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। बहुत ध्यान सुना, किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। चक्रधर, वज्रयुद्ध, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। आशुतोष भगवान शिव को कहा जाता है। तिरंगा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना एग्जाम में आने ही आने हैं। तिरंगा 3 रंग है जिसमें, अर्थात राष्ट्रध्वज। 3 रंग है जिसमें, अर्थात दोस्तों राष्ट्रध्वज, याद रखना है ना। तो तिरंगा भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। दिनेश अर्थात जो दिन के स्वामी होते हैं, सूर्य महाराज, उनको कहा जाता है दिनेश, भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। शायद आप इतने सारे एग्जाम्पल बहुत सटीक आप एग्जाम में आते तो आप गलत कर देते, फिर बताएंगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान को कहा जाता है। उदर का मतलब पेट। पंचानन, दशानन रावण, षडानन कार्तिक, निशाचर निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चतुर्भुज दोस्तों जरा देखो, पीताम्बर, श्वेताम्बर, दिगंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। दसमुख, 10 मुखों वाला। शाखा मृग, शाखा पर जो दौड़ता है, मृग अर्थात बंदर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फिर आइए जरा देखिए, यहाँ मैंने रखा है देखो जलज, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। जल में जन्म लेने वाला अर्थात जलज, जो कमल का पर्यायवाची होता है वो भी बहुव्रीहि समास होता है। अब बच्चे गलत कर देते हैं, जब एग्जाम में आता है ना, उनको ये पता होता है कि यार जलज ये हमारा बहुव्रीहि समास नहीं, लेकिन जो बता रहे हैं दोस्तों ना, गांठ बांध के लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर गलत करोगे आप। जलज, सशरीर, अब देखो शरीर के साथ है, जो मैंने बताया था स और सह उपसर्ग अगर जहाँ आ जाते हैं, अगर साथ या सहित का अर्थ देते हैं तो वो भी बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। प्रिय साथियों आपको पता था, है ना, मैंने बताया था। तो जरा देखो, तो यहाँ स शरीर, स परिवार, स पत्नी, स भ्राता, संदेह, सचेत, चेतना के साथ है जो, तो याद रखना ये भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। लेकिन जहाँ स उपसर्ग आकर अच्छा का अर्थ देता है वो कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। जैसे सपूत, सुपुत्र, सपूत, है ना, और जैसे सुपुरुष, और जहाँ उपसर्ग आकर उसकी विशेषता बताए, जैसे कापुरुष, कपूत, कुमाता, वो सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु थे वो। तो जैसे देखो, अब यहाँ जाओ, जैसे मैंने दिया दोस्तों विश्वामित्र, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है विश्वामित्र। विश्व में जिसका मित्र ही ना हो, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करोगे ना विश्वामित्र का, तो विश्व प्लस क्या होता है, विश्व प्लस अमित्र होता है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद दोस्तों, विश्व प्लस क्या होता है, अमित्र होता है। तो अ का मतलब नहीं, मित्र का मतलब दोस्त, विश्व का मतलब संसार। विश्व में जिसका कोई मित्र ही नहीं होता है उसी को विश्वामित्र कहा जाता है, और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आइए अगला देखो, मकरध्वज, अतनु, अनंग, रथपति, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर था उसी को युधिष्ठिर कहा जाता है। मकरध्वज, अतनु, अतनु तन रहित है जो, अनंग अंग रहित है जो, रथपति रति है जो पति, ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों। आइए जरा दिया है पतझड़, श्वेतपत्र, बारहसिंहा। बच्चे सोचते हैं बारहसिंहा द्विगु समास है क्योंकि पूर्व पर संख्यावाची है। नहीं दोस्तों, अर्थात 12 सिंहों का समूह नहीं है, क्योंकि उसके सर से 2 सिंह निकलते हैं, उसके बाद उस सिंहों में से 12 कंछाड़े निकलते हैं, 6-6। तो याद रखना ये बारहसिंहा हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। श्वेतपत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है लेखा जोखा के लिए। पतझड़ ऋतुओं में झड़ने वाले पत्ते अर्थात बसंत ऋतु, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि लौह पुरुष किस समास का उदाहरण है।
बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा लौह पुरुष। लौह पुरुष किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो आइए जरा देखते हैं। लौह पुरुष किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, अव्ययी, बहुव्रीहि, द्विगु। तो याद रखना लौह पुरुष, ये पुरुष की विशेषता बता रहा हूँ, पुरुष कैसे है, लौह के समान है। तो याद रखना ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, क्योंकि कर्मधारय समास क्या होते हैं ना दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता होगा कि जिस समास में विशेष विशेषण उपमेय और उपमान होते हैं उसी को कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे मैंने कहा पुत्र रत्न, पुत्र रत्न दोस्तों, पुत्र रत्न, तो कहते हैं रत्न रूपी पुत्र, यानी पुत्र की विशेषता बता रहा हूँ, पुत्र कैसा है, रत्न के समान है दोस्तों, याद रखना। जैसे मैंने दिया भव सागर, भव सागर, तो यहाँ उपमेय और उपमान मिल रहा है। यहाँ किसकी तुलना किससे की जा रही, अब आपको बताना है प्रिय साथी, किसकी तुलना किससे की जा रही है, जरा देखो किसकी तुलना किससे की जा रही है। तो यहाँ सागर का मतलब सागर, भाव का मतलब संसार, तो संसार की तुलना सागर से की जा रही है, तो भाव यहाँ क्या होगा, उपमेय, और सागर क्या होगा, उपमान होगा दोस्तों। बात समझ में आई क्या? ऐसे आपको पढ़ना है, गलती नहीं करनी है, याद रखिएगा, एक एक टॉपिक क्लियर करना है प्रिय साथियों। आइए चलते हैं अगले नंबर पर। 11 नंबर प्रश्न हो गए, अब इधर भी हो चुका था। आइए आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। प्रिय साथियों बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, 1 मिनट प्रिय साथियों। परेशान मत होना। आइए जैसे देखो यहाँ क्या कह रहा है, निम्न में करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ देखिए आप 12 नंबर प्रश्न, निम्न में करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब करण तत्पुरुष क्या होता है, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है दोस्तों, से या के द्वारा, से या के द्वारा, याद रखना के द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए होता है और से का प्रयोग क्या होता है, निर्जीव के लिए। तो दोस्तों मदांध, आशातीत, शोकाकुल, जन्मांध, ये विषि तीनों। तो मदांध होता मद से अंधा, दिमाग तो है पर काम नहीं कर रहा। आशातीत, मैंने जितना चाहा था उससे कहीं ज़्यादा, जैसे आप किसी चीज़ में इतना विश्वास रखते हैं कि यार ये हो नहीं सकता, लेकिन आपने जितना सोचा था कहीं उससे ज़्यादा आपको मिल जाए, उसी को कहते हैं तीत। तीत का मतलब दूर या परे। शोकाकुल, शोक से आकुल दोस्तों, ये तीनों के तीनों ना करण तत्पुरुष के ही उदाहरण है, याद रखना। अगर जो बच्चे बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालेंगे यूट्यूब पे, और वीडियो दोस्तों पड़ी है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखेंगे सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ। जा देखो दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ देखो, तन मन धन, कंद मूल फल, लव कुश, सीताराम। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ तन मन धन दिया है, यहाँ देखो 2 योजक चिन्ह आ रहे हैं। कंद मूल फल, यहाँ देखो 2 योजक चिन्ह आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं ये द्वंद्व समास के ही उदाहरण, सभी के सभी हैं यहाँ, सभी के सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है, लव और कुश, सीता और राम। तो अगर इनका उपभेद पूछे, क्योंकि द्वंद्व समास के दोस्तों 3 उपभेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व समास और वैकल्पिक और क्या, समाहार द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, क्या हम आपको बताना चाहते हैं उस चीज़ से अब आपको वाकिफ करा दें, नहीं तो आप गलत कर दोगे। क्योंकि दोस्तों आपको ये नहीं पता होता कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, और जब गलतियाँ कर बैठते हो ना तो बाद में पछतावा होता है। हम नहीं चाहते कि आप कहीं गलती करो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी ये क्लियर हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये होता है ना दोस्तों, द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। एक होता है इतरेत्तर, इतरेत्तर इतरेत्तर द्वंद्व। एक होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व, और एक होता है समाहार, समाहार द्वंद्व। ये द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, इतना समझिएगा। पहले द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, और जो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है ना, इसमें विलोम वाले आते हैं समासी पद, विलोम वाले, विलोम वाले समासिक पद आते हैं, इतना याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है, विलोम वाले जो समासिक पद आते हैं, जैसे हमने दे दिया पाप पूर्ण, पाप पूर्ण,
लाभ हानि, जय पराजय, जय पराजय। दोस्तों यानी एक दूसरे के विलोम वाले आएंगे। अब आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। जैसे मैंने आगे बताया था, इसी में धर्माधर्म, लाभालाभ, सुरासुर, है ना, ऐसे प्रश्न आएंगे, शीतोष्ण। तो अब जरा देखो, लेकिन अगर हम पैसे की बात करें, एक दूसरे के डबल वाले हों, जैसे आ जाए 1500, 1500, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1500, 100, 200, 100, 200। तो जरा देखो दोस्तों, अब ये 1000 का 500 का डबल है 1000, 100 का डबल है 200। जैसे हम अपने जनरली घर परिवार में कहते हैं भैया 1500 हो तो दीजिए, 100 200 है तो दीजिए, ऐसे कह देते हैं ना दोस्तों। तो समझिएगा इस लॉजिक को। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, तो एक दूसरे के डबल वाली जो कंडीशन होती है ना, वो भी द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, लेकिन किस में जाएंगे, वैकल्पिक में जाएंगे, इतना याद रखना। लेकिन अगर एक दूसरे के डबल ना हो, जैसे हम दे देते हैं, बहुत ध्यान सुनना, 25, 25, 11, 12, 36, 36 रुपये, तो याद रखना अब एक दूसरे के डबल तो है नहीं। तो जैसे हम जनरली होते हैं घर परिवार में, घर परिवार का बच्चा होता, कहता अंकल हमें 10 रुपये दे दो, तो आप कहते हैं जाइए देखिए 10-12 रुपये पड़े होंगे। जरूरी नहीं कि फिक्स वैल्यू हो उसकी, कि जाइए देखिए जेब में 10-12 रुपये पड़े होंगे दोस्तों, ऐसे बताते हो ना। तो 25 का समास विग्रह जब करोगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा, 5 और 20, 5 और क्या होगा दोस्तों, 20। 11 का समास विग्रह करोगे 1 और 10, 12 का समास विग्रह करोगे 2 10 यानी 2 और 10, 36 का समास विग्रह करोगे तो 6 और 30 यानी छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में। तो ये सब इतरेतर के अंतर्गत जाएंगे, जो डबल वाली कंडीशन नहीं होगी। अब इसी में आ जाएगा इतरेतर में, जैसे सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, इसमें और का प्रयोग होता है। सूर्य और चंद्रमा, जैसे दे देगा माता पिता, माता और पिता एक दूसरे के विलोम तो नहीं है ना, जैसे दे देगा भाई बहन, भाई और बहन, बात समझना। तो ये वाली कंडीशन इसमें आएगी, ये वाली कंडीशन इसमें आएगी। लेकिन जो हमारा समाहार द्वंद्व समास है, इसमें सार्थक और निरर्थक वाले भी आते हैं। सार्थक और निरर्थक मतलब जैसे अगर ये दे दे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर दे दे रुपया पैसा, कौन सा समास, द्वंद्व समास का कौन सा भेद होगा, तो रुपया जो पैसा होगा ना दोस्तों, वो समाहार होगा। रुपया जो है इसकी वैल्यू है, लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा चवन्नी, तो चवन्नी में 4 आने होते हैं, लेकिन रुपया में 16 आने, तो चवन्नी में 25 पैसे होते हैं। अब वो पैसा 25 पैसा चलेगा नहीं आपके मार्केट में, याद रखना। और रुपये में 100 पैसे, रुपये चलेगा। जो पैसों का समूह होगा मार्केट में चलेगा, लेकिन जो पैसों का समूह नहीं होगा मार्केट में नहीं चलेगा, जिसकी वैल्यू नहीं है दोस्तों। समझो, रुपया पैसा दे देगा और रुपया कौड़ी दे देगा, आदमी कहता नहीं भैया रुपया कौड़ी धरे होते, रुपया पैसा, रुपया कौड़ी, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता ऐसे आता है। तो दोस्तों एक शब्द सार्थक होगा, एक शब्द निरर्थक होगा। जैसे हम कहते हैं चाय वाय, चाय वाय, पानी वानी, बात समझ गए अब, है ना। डिफ्थ में देखने के लिए प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित दोस्तों, जाके आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे चलो, अब जरा देखो क्या है, कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे शताब्दी दिया है, चौपड़ दिया है, सप्ताह दिया है, दोपहर दिया है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ द्विगु समास के उदाहरण सभी हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे ये दे दिया, समझो इस लॉजिक को, जैसे शताब्दी दे दिया, शताब्दी तो 100 वर्षों का समूह, सतसई, सतसई दे दिया, 700 दोहों का समूह, है ना दोस्तों। ऐसे सप्ताह दे दिया, सप्ताह दे दिया, 7 दिनों का समूह यानी अहनों का समूह हम करेंगे। ऐसे दशक दे दिया, दशक दे दिया, ऐसे शतक दे दिया। तो याद रखना सभी के सभी इसके पूर्व पद क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं। दोपहर जिसमें दोपहर हो, पूर्वाह्न, अपराह्न। चौपड़ 4 रास्तों का समूह तो चौराहा होता है, लेकिन 4 रास्तों के समूह के चारों तरफ यदि बाजार लगे हो ना, तो याद रखना उसी को चौपड़ कहा जाता है। तमाम एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाके देखिएगा। तो दोस्तों जरा देखो, ये प्रश्न आ गया, द्वंद्व समास का उदाहरण है। धक्का धक्की, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, बाता बाती,
धक्का मुक्की। तो याद रखना यहाँ धक्का धक्की द्वंद्व समास का उदाहरण है। समझो, आगे मैंने बताया था वीडियो में कि धक्का धक्की, यहाँ धा है, यहाँ धा है, आधा का है, आधा का है तो की है, सेम वर्ण है और ई प्रत्यय के रूप में सेकंड वाले पार्ट में होगा। तो जरा देखो यहाँ, लेकिन मैच नहीं खा रहा है ना, बात समझना, तो गलती मत करना दोस्तों। आइए जरा देखते हैं। अब जरा देखिए क्या कह रहा है प्रिय साथियों, कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण होगा चरण कमल चंद्रमुख मृग नयन उपयुक्त सभी। तो कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ उपयुक्त सभी है, क्योंकि जिस समास में क्या होते हैं, उपमेय उपमान या तो विशेष और विशेषण होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास का उदाहरण कहा जाता है। तो मृग नयन, यहाँ देखो नयन है ना, तो नयन क्या बता रहा है, नयन की तुलना किससे की जा रही है, मृग के नेत्र से। तो यहाँ नयन क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, यहाँ नयन उपमेय है और मृग उपमान है। चंद्रमुख, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय। तो मुख उपमेय है, चंद्रमा क्या है, उपमान है। चरण कमल, यहाँ चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, ना कि कमल की तुलना चरण से। तो जिसकी तुलना चरण क्या होगा दोस्तों, उपमेय होगा, कमल क्या होगा, उपमान होगा। सभी के सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। कन्यादान दोस्तों सही समास विग्रह होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा कन्यादान का सही समास विग्रह होगा। तो कन्यादान जो होता है ना, कन्या का दान होता है दोस्तों, सही समास विग्रह दूसरे वाले नंबर पर जाएंगे हम। क्योंकि होता क्या है, जनरली बच्चे कह देते हैं कन्या के लिए दान, लेकिन कन्या के लिए दान नहीं होता है। एक कन्या का दान दूसरी कन्या के लिए दान नहीं हो रहा है पहले वाले ऑप्शन के अनुसार। यहाँ होगा कन्यादान, एक पिता अपनी बेटी का दान करता है, कन्या का दान होगा दोस्तों। जैसे कन्यादान, कन्या का दान, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, राजकुमार राजा का कुमार यानी बेटा, राजमाता राजा की माता, और ये सब संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आइए अगला देखो, कह रहा है कवि पुंगव शब्द किस समास का उदाहरण है। तो कवि पुंगव, पुंगव का मतलब क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ये एग्जाम में इसलिए देता है क्योंकि आप इसका अर्थ नहीं जानते हो। जब अर्थ नहीं जानोगे तो आप वहाँ कर भी नहीं पाओगे। तो पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, अगर वही मुनि श्रेष्ठ देता, कवि श्रेष्ठ देता तो आप जान जाते। तो कवि पुंगव, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो ये तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष होगा, जो कि विभक्ति चिन्ह उसकी में पर पे होती है। आइए कह रहा तुलसीकृत सुरचित रेखांकित हस्तलिखित, ये सब तत्पुरुष समास के कौन से उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के कौन से भेद है दोस्तों, करण तत्पुरुष। क्यों होगा, ध्यान से सुनो दोस्तों। इसमें करण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, इसमें से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखना। लेकिन तुलसीकृत सुरचित रेखांकित हस्तलिखित में के द्वारा का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ सजीव हो। जैसे तुलसीदास जी जब सजीव थे तभी तो अपनी दोहा और रचनाओं को रचे थे। तो तुलसी के द्वारा रचित रचना, सूर के द्वारा रचित रचना, सूरदास जी जरा सजीव थे, यानी सूरदास जी सजीव थे तभी तो अपनी रचना रचे थे। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित होता है दोस्तों, याद रखना। हस्तलिखित, कई सारी बुकों में आपको मिलेगा हाथ से लिखित, हाथ से लिखित नहीं, हस्त के द्वारा लिखित दोस्तों, याद रखना। जहाँ चीज़ें सजीव होती हैं वहाँ करण तत्पुरुष होता है और उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से के द्वारा। चलो अब चलते हैं दोस्तों अगला, यानी हम यहाँ देखे थे 19 नंबर पर आ गए थे, इसके आगे मैंने देखा था दोस्तों। आइए फटाफट अब बात करते हैं इस नंबर पर, यानी 20 वाले प्रश्न पर। जरा ध्यान से सुनो। अब जरा देखो, हालांकि इस पन्ने को निकालना पड़ेगा दोस्त, रुक जाओ। जरा देखो दोस्तों, अब क्या है, पहला प्रश्न है क्या, जो कह रहा साग पात द्वंद्व समास का कौन सा उपभेद होगा। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, साग पात द्वंद्व समास का कौन सा भेद होगा। तो इतरेतर द्वंद्व समास तो नहीं होगा, वैकल्पिक तो नहीं होगा, समाहार होगा। साग पात, यहाँ साग सार्थक शब्द है, पात निरर्थक शब्द है। क्योंकि दोस्तों जनरली हम हमारे घर परिवार में हमारी सभी गृहिणियाँ कहती हैं चलो साग पात लाते हैं, लेकिन क्या ब्रह्मांड का हर एक पत्ता खाने योग्य होता है क्या। ब्रह्मांड में ईश्वर ने, विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा, क्या इस जीव जगत में जितने भी पत्ते होते हैं उसका साग बनाया जा सकता है जो हम खा सकें, नहीं ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये पात निरर्थक शब्द है, साग सार्थक शब्द है। तो ये
क्या होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। अगला आइए, समास के कुल कितने उपभेद होते हैं? समास के कुल 14 उपभेद होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आइए कह रहा है नए तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है और याद रखिएगा आने की संभावना भी है। यदि आप पढ़ेंगे तो याद रखना हमेशा और हमेशा आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आइए हम बताते हैं। नए तत्पुरुष कह रहा है दोस्तों, नए तत्पुरुष पहले हम बता दें कि कह रहा है नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है अटूट, आजन्म, आमरण, आजीवन। तो प्रिय साथियों एक चीज़ याद रखना, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना, यहाँ अटूट होगा। क्या होगा? अटूट होगा, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके। अब आप कहेंगे क्यों, उसका भी रीजन हम बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अभी प्रश्न फिर दिखाएंगे, पहले लेकिन इस चीज़ों को समझ लो। प्रिय साथियों होता क्या है, जहाँ भी किसी सामासिक पद में ए और अन उपसर्ग आ जाए, ए और अन उपसर्ग आ जाए जो निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं दोस्तों, याद रखना क्या, जो निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं, जो निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं, जो निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं, याद रखना। यानी मेरा कहने का मतलब यह हुआ, ए और एन उपसर्ग वाले यदि कोई सामासिक पद कहीं आ जाते हैं तो ये निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं, उसी को नए तत्पुरुष समास कहा जाता है, नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब कैसे समझोगे? जैसे अगर आ गया, जैसे मान लो आ गया अटूट, अटूट आ गया, अकाल आ गया दोस्तों, जैसे अटूट जिसे तोड़ा ना जा सके, अकाल जिसका कोई समय ना हो, जैसे आता अतिथि, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ए का अर्थ होता है नहीं, उपसर्ग लगा है, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तो ए उपसर्ग आ गया ना, तो याद रखना। जैसे अब देगा अनपढ़, अनपढ़, तो जरा देखो यहाँ अन उपसर्ग आ गया, तो जो पढ़ा लिखा ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा कि जहाँ किसी सामासिक पद में अ और एन उपसर्ग आ जाते हैं तो वहाँ नए तत्पुरुष समास हो जाता है, याद रखना। लेकिन अगर ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास नहीं होता है तो हम इनको अव्ययी भाव समास का उदाहरण मान लेते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण मान लेते हैं दोस्तों। अब जरा देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे दिया क्या, अब ऐसे देगा अटूट, पूछेगा अटूट शब्द किस समास का उदाहरण है, अटूट शब्द किस समास का उदाहरण है, अटूट शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन मिलेगा। अब जरा देखो, पहला मिलेगा नए तत्पुरुष समास, दूसरा मिलेगा दोस्तों यहाँ हमेशा और हमेशा कर्मधारय समास, तीसरा मिलेगा द्वंद्व समास, क्या मिलेगा, द्वंद्व समास, चौथा दिया गया उपयुक्त कोई नहीं, उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों अब बच्चे देखते ही ना उपयुक्त कोई नहीं, उनके दिमाग में ये चलता है तो अव्ययी भाव समास है तो उपयुक्त कोई नहीं लगा देते हैं। अरे दिमाग लगाओ, फर्स्ट बीओटी हम किसको देंगे, नए तत्पुरुष को। अगर एग्जाम में आता है अटूट, अकाल, अतिथि किसके उदाहरण है तो तत्पुरुष समास के, और तत्पुरुष समास में पूछेगा कौन तो नए तत्पुरुष होगा। किताबों में पढ़िएगा, मिलेगा, या आप नेट पे सर्च करेंगे, सब एग्जाम में आए हुए हैं प्यारे साथियों, गलत मत करना कतई, बात समझ गए। अच्छा अब यही अगर नए तत्पुरुष नहीं होता, अगर एक दे देता है यहाँ अगला ऑप्शन अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तो आपसे पूछता अटूट शब्द किस समास का उदाहरण है, तो हम किस पे मार देते, अव्ययी पे। सिंपल सी बात है ना। तो दोस्तों ये रहे मेरे सामासिक पद, और आप देखें, यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो
को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने साथियों, और आप तक वीडियो पहुंचेगी, डेली पहुंचेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और जो चीज़ें आपके समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दीजिए, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, विधिवत बताएंगे दोस्तों। और क्यों नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आपका भाई आपका दोस्त जब तक आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे दूसरा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।